हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इदुक्षा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारी जो लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के बारे में सिर्फ मैंने एनिमल किंगडम के बारे में ही आपको बताई थी, यानी एनिमल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और किंगडम के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को ये सारे फाइलम्स के नाम याद होने चाहिए। अगर ये सारे फाइलम्स आपको लर्न है तो आज की क्लास में अपन जो पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, वो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी एनिमल्स को जो अपन क्लासिफाई करते हैं उनको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी? सारे एनिमल्स को अपन एक साथ ही रख देते। सारे एनिमल्स के लिए हमें अलग अलग फाइलम की क्यों जरूरत पड़ी? तो क्योंकि किसी न किसी बेस पे तो हमने इसको क्लासिफाई किया ही होगा कि इस बेस पे ये लोग इस फाइलम में आएंगे, इस बेस पे ये लोग इस फाइलम के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ सेल का बना है, उसके अंदर टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं है, तो फिर वो किसके अंदर रखा हमने उसको? पोरिफेरा के अंदर। और जो टिश्यू से बने हैं उनको अपन ने सिलेंडरा टिनोफोरा में रखा। फिर किसके पास कितनी जर्म लेयर है? 2 जर्म लेयर है कि 3 जर्म लेयर है, उस बेस पे कर दिया। किसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, तो उस बेस पे भी हमने क्लासिफाई कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस रखे, उस बेसिस के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया और अलग अलग फाइलम के अंदर डिवाइड कर दिया। तो आइए अपन पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो हमें सारे जो बेस है क्लासिफिकेशन की वो पता होनी चाहिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में टिश्यू है, किसमें ऑर्गन है और किसमें ऑर्गन सिस्टम है, उस बेस पे अपन क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड अपन करेंगे इनको पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज के बेस पे, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज के बेस पे यहां अपन देखेंगे कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा और उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, उसको अपन यहां देखेंगे। नंबर थर्ड जो है उसमें अपन देखेंगे जर्म लेयर, कि उसके पास 2 जर्म लेयर है कि 3 जर्म लेयर है। नंबर फोर्थ पे अपन देखेंगे कि सिमेट्री कैसी है, क्या हम उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे सिमेट्री। ओके। नंबर 5 पे अपन करेंगे इनको क्लासिफाई बॉडी प्लान के बेस पे। किस बेस पे? बॉडी प्लान जो है उसके बेस पे, ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 जो है उसके अंदर अपन देखेंगे सीलोम के बेस पे। किस बेस पे देखेंगे बच्चे? सीलोम के बेस पे देखेंगे। और नंबर 7 पे अपन सेगमेंटेशन देखने वाले हैं, सेगमेंटेशन अपन देखने वाले हैं। सेगमेंटेशन का मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो अपन देखने वाले हैं। और नंबर 8 पे देखेंगे कि नोटोकोड। किस बेस पे? नोटोकोड के बेस पे कि नोटोकोड है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अपने 8 है। एक एक पॉइंट को अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें फाइलम्स पता होने चाहिए, और मैंने कल बताया था आपको ये जो फाइलम है बिल्कुल सीक्वेंस है, आपको पता होनी चाहिए। यानी पोरिफेरा के बाद सिलेंड्रेटा, देन टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो ये पूरा सीक्वेंस पोरिफेरा अप टू कोडेटा तक आपको एज इट इज ध्यान होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। बहुत सिंपल वे में करेंगे, समझने की जरूरत है, यहाँ पे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमें बहुत सारी जगह मिलेगी। हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें समझनी है ताकि हमारे यहाँ बैठे, ठीक है। ओके, तो नंबर 1 अपन देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
नंबर 1 क्या है अपना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप जेड से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, हम उसे फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, हम उसे स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। तो सेल हमारी बेसिक यूनिट है। अब इसी सेल में आपस में ये सेल्स आती हैं, इंटरकनेक्ट होती है और किसका फॉर्मेशन करती है बच्चे, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। देन यही टिश्यू मिलकर के बच्चे किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और यही ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आते हैं ना बेटा, बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम्स आते हैं तो ये पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जब ये सारे सिस्टम्स आते हैं तो फिर हमारा फॉर्मेशन होता है, यानी कि कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि सेल, यानी कि सेल किसके अंदर, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल पोरीफेरा। क्या ध्यान रखना है, पोरीफेरा। तो ये जो बेटा पोरीफेरा है ना, इस पोरीफेरा के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर। अब बेटा ये ध्यान रखना सेलुलर है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर एक ही सेल होगी, नहीं। मैंने कल आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर अपन एनिमल किंगडम जो पढ़ेंगे उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें यूनिसेलुलर कोई भी नहीं होगा, वो सब कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के मैंने मोनेरा आपको बताया था, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताया था, वो यूनिसेलुलर है। यहाँ पर सारे कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये बैठता है कि अगर मैम ये मल्टीसेलुलर है, अगर ये मल्टीसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। तो अगर इसके पास बहुत सारे सेल है तो बेटा इसके पास क्या होना चाहिए था, टिश्यू होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, दूर दूर होती है यहाँ पर सेल्स। तो जब यहाँ पे दूर दूर होती है तो टिश्यू कैसे बनेगा, टिश्यू तभी बनेगा ना बेटा जिससे जब यहाँ पे जो सेल्स है वो आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, है ना, आपस में क्या कर रही है, इंटरकनेक्टेड हो रही है। लेकिन यहाँ पर बेटा जो सेल्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज होगी, और इस तरीके से अरेंज होने के कारण, दूर दूर अरेंज होने के कारण इनके पास बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, ये पोर बियरर्स होते हैं। और जब ये पोर बियरर्स है तभी हमने इनका नाम क्या रखा है, पोरीफेरा रखा है, और तभी ये स्पॉन्ज लाइक होते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर है, ध्यान रखना, और मल्टी सेलुलर है बट ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ये सेल्स क्या होती है, इस तरीके से दूर दूर होती है। अगर ये सेल्स पास में आ जाते तो हम उसको क्या बोलते, टिश्यू बोलते। क्लियर है। अब देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है, दो फाइलम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक फाइलम आपको ध्यान रखना है बेटा स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा कल ही मैंने बताया था, और टिनोफोरा। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्लेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों जुड़वा बहने हैं, जहां जाना है साथ जाती है, अकेली नहीं आएगी। तो जितने भी अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या जितने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन पढ़ने वाले हैं उन सब के अंदर स्लेंट्रेटा और टिनोफोरा साथ में आने वाली है। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्लेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर मिलता है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चे वो किसमें मिलेगा, टिनोफोरा के बाद कौन आता है, प्लेटीहेल्मिंथेस। कौन आता है, प्लेटीहेल्मिंथेस आता है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिंथेस में क्या है, ऑर्गन। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे प्लेटीहेल्मिंथेस में आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। जब चैप्टर के लास्ट में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर जब आप देखोगे तो प्लेटीहेल्मिंथेस में आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन भी दे रखा है वहां पे चैप्टर के एंड में जो टेबल है उसमें, और वहीं पर प्लेटीहेल्मिंथेस में आपको ऑर्गन सिस्टम भी दे रखा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि टेबल में तो ऑर्गन भी दे रखा है, ऑर्गन सिस्टम भी दे रखा है, तो किसको हम सही माने। तो आपको सही किसको मानना है, ऑर्गन को ही मानना है, ऑर्गन सिस्टम को सही नहीं मानना है। देन बचे हुए जितने सारे फाइलम्स है, जितने भी सारे फाइलम्स है लाइक एस्केलमिंथेस, सारे हमें लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे एस्केलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, सारा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे एस्केलमिंथेस अप टू कोडेटा।
अब देखो ये वाली चीज तो याद रखने वाली है क्या, नहीं है ना। ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर तो सारे फाइलम्स आगे बच्चों पूछे, आप ये तीनों ही ध्यान रख लो। आप सेल का एग्जांपल ध्यान रख लो, पोरीफेरा, टिश्यू का एग्जांपल ध्यान रख लो, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऑर्गन का ध्यान रख लो, प्लेटिहेल्मिंथेस। बाकी सारे किसके अंदर आएंगे, ऑर्गन सिस्टम के अंदर आएंगे। तो ये हमारा पहला था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा तो अब सेकंड हमने क्या लिखा था, सेकंड हमने लिखा था पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या है, सेकंड नंबर पे जो है वो है पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज की अपन बात करें तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले अपन देखने वाले हैं किसको, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसको देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर क्या करते हैं, दो टाइप्स में अपन डिवाइड करते हैं फाइलम्स को। एक वो फाइलम है जिसके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा बच्चे, इनकम्प्लीट होगा, ओके। और एक ऐसा फाइलम है जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट होगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के इनकम्प्लीट और कंप्लीट होने से क्या मतलब है, तो जिसके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इनकम्प्लीट होता है ना, उसके पास में एक सिंगल ओपनिंग होगी। क्या होगी, सिंगल ओपनिंग होगी। और यही सिंगल ओपनिंग ध्यान रखना बेटा एनएस का काम भी करेगी और यही सिंगल ओपनिंग माउथ का काम भी करेगी। समझ लो बात को, यानी कि यहाँ पर सेपरेट ओपनिंग नहीं है, यहाँ माउथ की और एनएस की सेपरेट ओपनिंग नहीं है, यहाँ माउथ और एनएस की ओपनिंग एक ही है, सिंगल ओपनिंग। वहीं से फूड अंदर की तरफ जाता है, वहीं से वेस्ट बाहर की तरफ रिमूव होता है। तो इस तरीके का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। अब पोरीफेरा के अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो नहीं सकता, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा किसके अंदर, तो इनके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना। इनका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, देन टिनोफोरा एंड देन प्लेटिहेल्मिंथेस, प्लेटिहेल्मिंथेस, प्लेटिहेल्मिंथेस। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। बॉडी प्लान पढ़ाऊंगी तब भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको ब्लाइंड सेक भी बोलते हैं। बॉडी प्लान इसको कैसा बोलते हैं, ब्लाइंड सेक, जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग होगी जो माउथ और एनएस दोनों का काम करेगी। अब अगर आप इनकम्प्लीट समझ चुके हैं तो कंप्लीट तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो यहाँ पे एनएस एंड माउथ जो है, एनएस एंड माउथ जो है बेटा, इसकी क्या होगी, सेपरेट ओपनिंग होगी। दोनों क्या होंगे बेटा, सेपरेट ओपनिंग होगी, दोनों अलग अलग होंगे। माउथ यहाँ अलग होगा, एनएस यहाँ अलग होगा। तो हमने प्लेटिहेल्मिंथेस तक वहां पे लिख दिया इनकम्प्लीट। इसका मतलब बचे हुए जितने भी फाइलम है, प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद क्या आता है, एस्केल्मिंथेस। तो एस्केल्मिंथेस से लेकर के कोडेट तक के जो फाइलम्स है बेटा वो सभी किस में आएंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एस्केल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस से लेकर के कोडेटा तक, यहां तक जितने भी फाइलम है बच्चे, उन सब के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होने वाला है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने वाला है। तो ये एक पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में पहला आपको ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग है, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिंथेस इसके एग्जांपल्स है। कंप्लीट जो है उसमें एनएस और माउथ के डिफरेंट अलग अलग सेपरेट ओपनिंग होगी एंड इसके एग्जांपल्स है एस्केल्मिंथेस अप टू कोडेट्स। ओके, अब सेकंड अपन देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और बच्चा है ना बहुत कंफ्यूज होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में किसमें ओपन है किसके अंदर क्लोज्ड है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सेकंड बहुत सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा दो टाइप का हो सकता है। एक जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ओपन,
और एक अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो होगा क्लोज। अब पता है बच्चे क्या सोचते हैं मैम, सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है ओपन वाला जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती है, एंड क्लोज वाला वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होगी। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पहली चीज तो मैं आपको बताती हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन आएगा, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आएगी एंड ब्लड आएगा। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर आती है। अब अगर ओपन है ना बच्चे, तो बच्चा क्या बोलता है, ब्लड वेसल्स नहीं होगी मैम इसके पास, और क्लोज के अंदर क्या होगी, ब्लड वेसल्स है। क्लोज का मतलब ब्लड किस अंदर है, किसी के अंदर बंद है, बंद किस में होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ओपन के अंदर वो ब्लड वेसल्स के अंदर बंद ही रहेगा। तो ब्लड वेसल्स देखिए, मेरी बात सुनिए, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो हार्ट पढ़ेंगे, एक अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स, और एक अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ब्लड। ओके, तो ये तीनों चीजें, इनको मिला करके अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, ब्लड वेसल्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, आर्टरी होती है ना, ये भी ब्लड वेसल है, वेन जो है ब्लड वेसल्स है, ये चीज तो अपन को पता है। लेकिन अपन को ये भी पता है कि जो कैपिलरी होती है या जो कैपिलरीज होती है, ये भी क्या है, ब्लड वेसल ही है। ये तीनों क्या है बच्चे, तीनों ब्लड वेसल है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ओके, तो ओपन के अंदर क्या है, आपकी गलत फहमी मैं दूर कर दूं, ओपन के अंदर हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि ब्लड वेसल्स नहीं होती। ओपन के अंदर अपन को ये चीज बोलना चाहिए कि यहाँ पर क्या नहीं होती है, यहाँ पर कैपिलरीज नहीं होती है। क्या नहीं होती बेटा, यहाँ पे कैपिलरीज नहीं होती है। और बेटा यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे आर्टरीज तो होगी, वेन्स भी होगी एंड कैपिलरीज भी होगी। अगर यहाँ कैपिलरीज नहीं है बेटा, तो आर्टरीज और वेन्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इस चीज को ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लो, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होना गलत बात है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जो है बेटा वो प्रेजेंट होती है, बट यहाँ कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर वेन जो है उससे कोई ब्लड आ रहा है और यहाँ पे ये अगर मान लो आर्टरीज है, तो ब्लड जाकर के एक ओपन स्पेस के अंदर गिरता है। क्या गिरता है, ओपन स्पेस के अंदर गिरेगा, ठीक है, और डायरेक्ट ब्लड जो है वो यहाँ टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा, जबकि यहाँ पे ब्लड जो है पूरा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता रहता है। तो यहाँ पर देखो, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओपन वाले के एग्जाम्पल, क्योंकि क्लोज वाले के एग्जाम्पल कम है ना, क्लोज वाले के एग्जाम्पल यहाँ कम है। तो हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे सबसे पहले ओपन वाले के एग्जाम्पल्स पढ़ने। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट कौन से फाइलम से होगा। तो एनिलिडा से ये फाइलम स्टार्ट होने, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है एनिलिडा से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनिलिडा। अब बच्चे ध्यान रखना, पूरे जो एनिलिड्स है उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। एनिलिड्स में क्या होगा, जो लीच होती है, जो ब्लड सकिंग लीच रूटिनेरिया है, उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन। यानी कि जो रिमेनिंग एनिलिड्स है, एनिलिडा है, उसके अंदर बेटा कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो अगर आपसे कोई एनिलिडा पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अगर वो आपसे लीच पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा, एनिलिडा के अंदर, और एनिलिडा में भी लीच के अंदर। ओके, एनिलिडा के बाद क्या आएगा बेटा, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो है बच्चे, उसके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब आर्थ्रोपोडा के बाद में कौन आता है, मोलस्का। बट यहाँ पे मोलस्का जो है उसके अंदर ओपन तो होता है बेटा, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे, एक्सेप्ट क्या है यहाँ पर है सिफेलोपोडा। क्या है, सिफेलोपोडा। तो यहाँ पे जो सिफेलोपोडा है उसको छोड़ करके जितने भी मोलस्का है उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन। इसका मतलब क्लोज वाला किसके अंदर होगा, सिफेलोपोडा के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, सिफेलोपोडा के अंदर। क्लियर, ओके। मोलस्का के बाद कौन आता है बेटा, मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा
एंड एक और एग्जाम्पल है कोडेट्स के अंदर बेटा यूरोकोडेटा। क्या है कोडेट्स के अंदर? यूरोकोडेटा। और बच्चे यूरोकोडेटा का दूसरा नाम आपको पता ही होगा ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट्स। तो यहाँ पर ये जितने सारे हैं ना, ये सारे के सारे उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा। रिमेनिंग जो कोडेट्स हैं उनके अंदर कैसा होगा? क्लोज। समझ लो बात को, मेरी बात समझ में है आपको? यहाँ पे ध्यान रखना, ओपन के अंदर लीच जो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होगा? एनलीड का लीच है उसमें, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेट्स में, हेमिकोडेटा में और यूरोकोडेटा। एंड यूरोकोडेटा का और दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकेट्स। लेकिन बचे हुए सारे जो एनलीड्स है उसमें क्लोज होगा। सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा किसके अंदर आता है? मोलस्का में। लाइक ऑक्टोपस क्या है? एक तरीके का सिफेलोपोडा, तो उसमें भी कैसा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यूरोपोड्स के अलावा सिफेलोपोडेट्स है, लाइक साइक्लोस्टोम्स है, फिश है ना, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, सब के अंदर कैसा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है? तो इस चीज को अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें इधर उधर मिलती है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एक साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा एज इट इज आप लोग ध्यान रखना। अब अपन एक और कर लेते हैं, वो है अपना थर्ड नंबर का जर्म लेयर। ठीक है, थर्ड नंबर पे अपन ने क्या लिखा था? जर्म लेयर। तो जर्म लेयर पे पढ़ लेते हैं, ठीक है? थर्ड नंबर पे अपन क्या पढ़ते हैं? जर्म लेयर। अब पहली बात तो देखिए, आपको फर्टिलाइजेशन सभी को पता है। मान लीजिए ये अपना एग है और यहां से कहीं से स्पर्म आता है कि स्पर्म इस एग को क्या करेगा बेटा? फर्टिलाइज करेगा। तो यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। एंड जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? सिंगल सेल जाइगोट का। कई बच्चे सोचते हैं ना कि जाइगोट के अंदर 2 सेल होती है। नहीं बेटा, जाइगोट के अंदर एक ही सेल होती है। ध्यान रखना, 2 सेल वहां पे नहीं होती है, वो भले ही 2 होता होगा, ठीक है? बट यहाँ होता होगा क्या? होता है 2, बट यहाँ पे एक और स्पर्म को बच्चे सोचता है कि 2 अलग अलग डिफरेंट सेल आ रही है, तो यहाँ पे 2 सेल होगा ये जाइगोट, बट नहीं, ये सिंगल सेल होता है। ध्यान रखना अपने माइंड में। ओके, जाइगोट में जैसे ही क्लीवेज होता है आगे, तो ध्यान रखना मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरुला, ब्लास्टुला एंड बेटा गैस्ट्रुला, ये चीजें बनती रहती है। ये अपन आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ओके, अब बेटा जैसे ही मतलब जब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो जब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और इसी गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो 3 जर्म लेयर्स बेटा कौन कौन सी बनती है इसके अंदर? एक बनती है जो सबसे बाहर की तरफ होती है बेटा, उसको अपन बोलेंगे एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। जो मिड में होती है, जो मिडल लेयर है बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे मीजोडर्म। और जो सबसे इनर लेयर है, सबसे अंदर की तरफ होती है बच्चे, उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। तो पहली चीज तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो अपने जर्म लेयर बन रही है, पहली बात वो कौन से स्टेज में बन रही है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में बनती है, कौन सा प्रोसेस के टाइम पे बनती है। तो अगर आपसे स्टेज पूछे तो गैस्ट्रुला बता देना है। कौन सा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है? तो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे 3 जर्म लेयर बनती है, जब इनका इनवर्ड मूवमेंट होता है लेयर्स का। ठीक है, ओके। तो इस चीज को आपको पहले अपने माइंड में ध्यान रखना है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, मोरुला, ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे अपन गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और इसी गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। सबसे बाहर की तरफ जो बनेगी बच्चे उसको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच में बनती है मेसोडर्म और अंदर की तरफ बनती है एंडोडर्म। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब सभी के अंदर क्या नहीं बनती है? तीनों जर्म लेयर नहीं बनती है, कुछ में 2 ही जर्म लेयर बनती है। तो इस बेस पे हमने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में।
एक अपन को मिलेंगे डिप्लोब्लास्टिक और सेकंड जो इसका बेटा टाइप है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब नाम से पता चल रहा है, ट्रिप्लो का मतलब यहाँ कितनी जर्म लेयर बनेगी, 3। डिप्लो में डाई का मतलब यहाँ पे कितनी जर्म लेयर बनेगी बेटा, 2 जर्म लेयर बनेगी। तो यहाँ पे 2 जर्म लेयर अगर बनेगी तो कौन सी नहीं बनेगी, पहले तो कौन सी बनेगी बेटा, तो यहाँ पर एक्टोडर्म बनती है, यहाँ पर एंडोडर्म बनती है, बट कौन सी नहीं बनती है बेटा, तो यहाँ पर मेसोडर्म जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक जो है अपन ने जर्म लेयर के बेस पे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में डाई का मतलब है 2, तो मतलब यहाँ एक्टोडर्म बनेगा, एंडोडर्म बनेगा। तो क्या नहीं बनेगा, यहाँ पे मेसोडर्म नहीं बनेगा। अब मेसोडर्म नहीं बनेगा तो मेसोडर्म की जगह क्या बनेगा, तो देखिए मान लीजिए ये अपने क्या है, मैं इसको एंडोडर्म कहती हूँ, ठीक है। और इसी एंडोडर्म के चारों तरफ मुझे क्या मिली, एक्टोडर्म, ठीक है। तो बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में क्या नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेसोडर्म नहीं है, तो मेसोडर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलेंगे, मेसोग्लिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेसोग्लिया सेलुलर होता है कि नॉन सेलुलर होता है, तो बच्चे अगर ये सेलुलर होता तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोल देते, मेसोडर्म ही बोल देते, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल्स होती तो अपन इसको मेसोडर्म बोल देते, लेकिन यहाँ पे तो सेल्स ही नहीं है, यहाँ पे तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया। तो ध्यान रखना, इसको अपन नॉन सेलुलर बोल सकते हैं या एसेलुलर भी बोल सकते हैं, नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं और एसेलुलर भी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, कैसे बेटा, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, कैसे है ये, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोग्लिया। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म की जगह कौन होगा, तो ये जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें मेसोडर्म की जगह पे कौन प्रेजेंट होगा, मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा, जो एसेलुलर या नॉन सेलुलर है, और ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो पहली चीज, पोरीफेरा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा। देखो पोरीफेरा के अंदर तो मल्टी सेलुलर कंडीशन है, बट वो सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हुई है। अब वहां पे अगर सेल ही पास नहीं आई है, अगर ये सेल ही यहाँ पे इस तरीके से पास नहीं आई ना बेटा, तो जब ये पास में नहीं आई है तो यहाँ पे कोई डर्म नहीं बन सकती। ध्यान रखना, डर्म का मतलब होता है लेयर, डर्म अपन बोलते हैं ना डर्मेटोजन वगैरह, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का जो डॉक्टर होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना डर्म का मतलब है एक स्किन, एक लेयर है। तो डर्म लेयर कब बनेगी, जब सेल पास में आएगी। तो पोरीफेरा के अंदर तो सेल पास में आती ही नहीं है, जब पोरीफेरा के अंदर सेल पास में नहीं आती है तो वहां पे कोई लेयर ही नहीं बनती है, ना डिप्लोब्लास्टिक होती है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। तो ऑप्शन में सबसे पहले तो ध्यान रखना नो जर्म लेयर का ऑप्शन ढूंढना आपको, किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा के पास कोई जर्म लेयर नहीं होती है, बट अगर ऑप्शन में नो जर्म लेयर का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो वहां पे आपको फिर डिप्लोब्लास्टिक पे टिक कर देना, ठीक है, बट होता ही नहीं। तो यहाँ एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ एग्जाम्पल एक तो आपको ध्यान रखना सिलेंट्रेटा एंड बेटा क्लिनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड क्लिनोफोरा। ओके, बस ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ तो आप समझ गए होंगे ना बेटा, यहाँ आपको समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक्टोडर्म भी होगी, यहाँ पे मेसोडर्म भी होगी और यहाँ पर एंडोडर्म भी होगी, ठीक है, तीनों जर्म होगी। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार कॉपी कर लेती हूँ या फिर बना देती हूँ, यहाँ पर इसको बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एंडोडर्म होगी, ये अपनी एंडोडर्म है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ अपनी बच्चे, ये अपनी बाहर की तरफ क्या है, एक्टोडर्म है। और
अब ये डिप्लोब्लास्टिक तो है ही नहीं कि यहाँ पे मीजोग्लिया होगा, तो यहाँ पे तो अच्छी खासी इसकी खुद की लेयर बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा मीजोडर्म मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन की दिक्कत है ही नहीं, हमें सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक वाले एग्जांपल से ध्यान रखने थे, सेलेंटेड और टिनोफोरा, बाकी बचे हुए सारे कैसे होंगे बेटा, डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे बस डायरेक्ट ध्यान रखना है प्लेटीहेल्मिन्थीज अप टू कोडेटा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज अप टू कोडेटा। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बोला था कल की क्लास में कि एनिमल किंगडम बहुत सिंपल है, लेकिन आपको सबसे पहले तो इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने और ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आज की क्लास में पढ़ाया और जो मैं कल की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ सारे लर्न होने चाहिए। इसके बाद तो बहुत कम चीजें हैं, उसके बाद दिक्कत ही नहीं है, अपने आप हमें लर्न होता जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है, देन अपने अगली क्लास अटेंड करनी है। थैंक यू सो मच।